रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस शून। स्कूल में पढ़ते थे, 2 नंबर का आता था ये पर्चे में हम लोगों के एग्जाम में की दोहा बताओ तो 2 नंबर मिल जाएगा। पानी क्यों ज़रूरी है, इस पर था ये रहीम का दोहा। लेकिन कई साल पुराने स्कूल से लेकर अब तक जो उम्र चली आई है, अभी तक कमबख्त पानी का मतलब समझ में नहीं आया। कितना ज़रूरी है ये नहीं समझ सके, और क्यों ज़रूरी है ये भी। और अपनी कॉलोनी या गली का वो सीन याद करिए कि जल निगम का टैंकर आता है, आप बाल्टी लोटा कंडाल लेके खड़े हो जाते हैं, कूप सूख चुके होते हैं, वो पथराई हुई ज़मीन की फ़ोटो आती है, मिट्टी में दरारें पड़ी होती हैं, गांव में ट्यूबवेल के पानी के लिए जहमत होती है, गला तक कट जाता है। भारत की एक बड़ी जनसंख्या को पानी का टैक्स चुकाने के बाद भी पानी के लिए जूझना पड़ता है। तालाब और पोखरों के सूखने के दृश्य सोशल मीडिया पर अपना काम कराते हैं, लेकिन दोहे और पानी का दुर्भाग्य ये होता है कि वे वहीं रह जाते हैं अपने 2 नंबर की वरीयता में। पानी की बात इतनी क्यों? क्योंकि आज की किताब है आज भी खरे हैं तालाब। ये वो किताब है जो कॉपीराइट फ्री है, यानी कोई भी प्रकाशक इसे छापने के लिए आज़ाद है। अगर आप प्रकाशन हाउस चलाते हो, आप भी छाप लीजिए। फिलवक्त हमारे हाथ में जो किताब है, जिसको पढ़ लिख कर हमने इस किस्से को बुना है, उसे वाणी प्रकाशन ने छापा है। इंटरनेट पर मिली जानकारी बताती है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के बाद ये दूसरी किताब है जो ब्रेल लिपि में भी छापी गई। हालांकि और भी कई किताबें छापी गई, तो इस जानकारी को थोड़ा कंटेस्ट भी किया जा सकता है। आपको 9 अध्यायों में तालाबों का इतिहास पता चलता है इस किताब में, और मिलते हैं पोखरों, पाल और तालाबों से जुड़े रोचक किस्से। पता लगता है कि अनाम हाथों की मनुहार पानी कैसे स्वीकार करता है, कौन थे ये अनाम गुमनाम से लोग, और उस वक्त के शासकों का उदार चरित्र सामने आता है। आज कुछ नया करते हैं, इतनी सब बातें कर रहे हैं तो नया करते हैं कि जो लेखक हैं इस किताब के, उनका नाम अनुपम मिश्र है, उनके बारे में सबसे आखिर में बात करेंगे। पहले उसके लिखे को जानते हैं जिस पर यह पूरी बातचीत केंद्रित है। दीपक टेंगुरिया लिखते हैं और मैं उनके ज़रिए इस पूरी किताब को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। कि तालाब एक बड़ा शून्य है अपने आप में, लेकिन तालाब पशुओं के खुर से बनाया गया कोई ऐसा गड्ढा नहीं है कि उसमें बरसात का पानी अपने आप भर जाए। इस शून्य को बहुत सोच समझ कर बड़ी बारीकी से बनाया जाता रहा है। बादल उठे उमड़े और पानी जहाँ गिरा, वहाँ कोई एक जगह ऐसी होती है जहाँ पानी बैठता है। एक प्रक्रिया होती है आगौरना, यानी इकट्ठा करना। इसी से बनता है आगौर। आगौर तालाब का वो अंग है जहाँ से उसका पानी आता है। गर्मियाँ बीती नहीं कि बादल फिर उमड़ने लगते हैं, आगौर से अगार भरता है और सागर फिर लहराने लगता है। आज इस एपिसोड से एक लाइन अपने साथ लेते जाइए। वो कहते हैं शायर अपने मुशायरों में कि आज एक शेर आप घर लेकर जाएंगे तो एक लाइन लेते जाइए कि सूरज पानी चुराता है तो सूरज ही पानी देता है। तालाबों में प्राण है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव, यानी जिस दिन तालाब बनकर पूरा हो जाता था तो उसका उद्घाटन बड़ी धूमधाम से होता था। उसी दिन उसका नाम रखा जाता था। कहीं कहीं तो ताम्रपत्र या शिलालेख पर तालाब की पूरी जानकारी उकेर दी जाती थी ताकि आने वाली पीढ़ी ये सब इतिहास जान सके। तालाब बनाने वाले, फीता काटने वाले खत्म हो जाएं, लेकिन पीने वाले जान जाएं कि ये तालाब कैसे तालाब हुआ था। अनुपम लिखते हैं, कहते हैं कि कहीं कहीं तो तालाबों का पूरे रीति रिवाज और विधि से विवाह भी होता था। छत्तीसगढ़ में ये प्रथा आज भी जारी है। तालाब के ब्याह से पहले उसका उपयोग नहीं हो सकता, तब तक कोई न तो उससे पानी निकाल सकता है और न ही कोई उससे पार करके दूसरी तरफ जा सकता है। ब्याह में उस इलाके के सभी लोग, सारा गांव तालाब पर उमड़ आता था। आसपास के पूजा स्थलों की मिट्टी लाई जाती थी और गंगा जल आता था, और इसी के साथ 5 या 7 कुओं का तालाबों का पानी मिलाकर तालाब की शादी करवाई जाती थी। विवाह पूरा हो जाता था। इस ब्याह की याद में तालाब पर स्तंभ लगाया जाता है। बहुत बाद में जब तालाब की साफ सफाई खुदाई दोबारा होती है तो उस घटना की याद में स्तंभ लगाने की भी परंपरा रही है। एक और रिमाइंडर, अब किताब में हमें तालाबों की दुर्गति से जुड़ा एक और किस्सा मिला। दुर्गति है या समय की चाल, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि इंदौर में जब पानी की किल्लत आई तो कुछ दूर रहने बहने वाली नर्मदा नदी का पानी लाया गया था। इस योजना का पहला चरण छोटा पड़ा तो एक स्वर से दूसरे चरण की मांग उठी।
तीसरे चरण के लिए 90 के दशक में जब आंदोलन चल रहा था तो शहर के पहलवान अनोखी लाल ने एक पैर पर एक ही जगह 34 दिन खड़े रह के सत्याग्रह किया था। अनुपम हमारे सामने एक विडंबना रखते हैं कि इसी इंदौर में अभी कुछ ही समय पहले तक बिलावली जैसा तालाब था जिसमें एक फ्लाइंग क्लब का जहाज गिर गया था, तो नौसेना के गोताखोर उतारने पड़ गए थे, बहुत कठिनाई से वो जहाज मिला था। बकौल अनुपम आज बिलावली में एक ऐसा सूखा मैदान है और इसमें फ्लाइंग क्लब के जहाज उड़ाए जा सकते हैं, यानी एक तालाब था जहाज डुबान और उसकी जगह एक तालाब की ज़मीन बची है जहां जहाज के दौड़ने लायक रनवे बना हुआ है। हम खुद कहने की छूट ले लें तो विनोद कुमार शुक्ल की बात जैसा कुछ कहेंगे, आगे आगे हाथी निकलता जाता था और पीछे हाथी की खाली जगह छूटती जाती थी। हमें राजस्थान में तालाबों की कड़ी को मजबूत बनाए रखने का एक सुंदर किस्सा मिला इस किताब में। ये बात है करीब 500 साल पहले की। मेघा नाम का एक आदमी था जो जानवर चराया करता था। जानवरों के साथ मेघा भोर सुबह निकल जाता। कोसों कोसों तक फैला था सपाट रेगिस्तान। मेघा दिन भर पानी अपने साथ मिट्टी की एक चपटी सुराही में ले जाता जिसे कुपड़ी कहा जाता है। दिन भर जानवर चराने के बाद शाम को मेघा वापस लौट आता। एक दिन क्या हुआ कि कुपड़ी में थोड़ा सा पानी बच गया। अब मेघा को न जाने क्या सूझा कि उसने एक छोटा सा गड्ढा किया, उसमें कुपड़ी का पानी डाला और आक के पत्तों से गेहूं को उस गड्ढे को अच्छी तरह से ढक दिया। अब आक के पत्ते जो होते हैं उनकी मेडिसिनल वैल्यूज भी होती हैं, तो आक के पत्तों से उन्होंने ढक दिया। मेघा करता था जानवरों की चराई का काम, निकल गया इधर उधर घूमने ठिकाना यहाँ वहाँ। 2 दिन तक नहीं लौटा। अब 2 दिन पर जब लौटा तो कुपड़ी का जिस गड्ढे में उसने पानी डाला था वहाँ पर वो तीसरे दिन पहुँचा तो उसमें पानी तो नहीं था, लेकिन उसमें से उसे ठंडी सी हवा आई बाहर। तो मेघा के मुंह से निकला भाप। उसने सोचा कि यहाँ इतनी गर्मी में थोड़े से पानी की अगर नमी बची रह सकती है तो यहाँ पर तालाब भी बन सकता है। बस फिर क्या था, मेघा ने मन में ठान ली और अकेले ही तालाब बनाना शुरू कर दिया। अब वो रोज़ अपने साथ कुदाल फावड़ा तगाड़ी लेकर आता, दिन भर अकेले मिट्टी खोदता, तालाब पर डालता जाता। उसकी गायें भी वहीं आसपास चढ़ती रहती। भीम जैसी शक्ति नहीं थी मेघा में, लेकिन भीम की शक्ति जैसा संकल्प था मेघा के पास। 2 बरस तक वो अकेले ही लगा रहा। सपाट रेगिस्तान में पाल का विशाल घेरा अब दूर से ही दिखने लगा था। तालाब की खबर गांव को भी लग गई। अब हर रोज़ सुबह गांव से बच्चे और दूसरे लोग भी मेघा के साथ आने लगे। सब तालाब खोदते थे, सबको पानी चाहिए था। अब भी उस विशाल तालाब पर काम चल रहा था, लेकिन मेघा की उम्र पूरी हो गई। वहाँ पर सती प्रथा हुआ करती थी, जिसमें पति की मौत हो जाने के बाद चिता पर पत्नियां जीते जी जला दी जाती थीं। पर मेघा की पत्नी सती नहीं हुई। उस तालाब पर मेघा के बदले वो काम करने आती। 6 महीने में तालाब पूरा हो गया। आज के हालात ये हैं कि मई जून के पाल के इस तरफ लू चलती है तो उस तरफ मेघा जी के तालाब में लहरें उठती हैं। बरसात के दिनों में तो तालाब में लाखेटा यानी द्वीप सा लग जाता है। अब 4 मील फैल जाता है पानी बरसात के दिनों में। ये भी कहानियाँ हैं। वन में विचरने वाले, घूमने वाले वंचर बिनचर, धीरे धीरे बंजारे कहे जाने वाले बंजारों और मुगलों से बंधा एक किस्सा इस किताब में मिलता है। जी, आपका ध्यान सही ओर जा रहा है। ताजमहल बनाने वाले शाहजहाँ। तो शाहजहाँ के वजीर आसफ जहाँ जब सन 1630 में दक्खन आए तो उनकी फ़ौज का सामान 2 बंजारों के बैल पर लदा था। बैलों की संख्या थी 1,80,000। अब इन दोनों बंजारों के बिना शाही फ़ौज हिल नहीं सकती थी। वजीर आसफ जहाँ इन दोनों से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने सोने से लिखा एक ताम्रपत्र दोनों बंजारों को गिफ्ट किया था। बंजारों ने बैल से मुगलों को रोक दिया था। अब हम भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अनुपम की ये किताब आप अपने चाहने वालों को तो ज़रूर गिफ्ट करें, खुद भी ज़रूर पढ़ें, उन्हें पढ़वाएं। पणीश्वर नाथ रेणु के बाढ़ पर लिखे संस्मरणों के साथ दूसरी सबसे महत्वपूर्ण किताब जो ज़रूर पढ़ी जानी चाहिए वो है अनुपम मिश्र जी की किताब आज भी खरे हैं तालाब। एसेंशियल रीडिंग है ये, डोंट मिस। ये बात ऐसे अंग्रेज़ी और रोमन में स्क्रिप्ट में लिखी गई है, इसलिए मैं थोड़ी मजबूती के साथ पढ़ भी रहा हूँ। इसके अलावा अगर ड्रॉट पे किताब पढ़नी है, सूखे पे किताब पढ़नी है तो पी साईनाथ की किताब है एवरीबडी लव्स अ गुड ड्रॉट, आप वो भी पढ़ सकते हैं। अब बात अनुपम की कि वो विख्यात गांधीवादी विचारक, पत्रकार, संपादक और पर्यावरण संरक्षक थे। जब देश में पर्यावरण संरक्षण नाम पर कोई कार्यालय तक नहीं था, अनुपम जी तब से इस दिशा में काम कर रहे थे। भवानी प्रसाद मिश्र के बेटे थे। उनकी लिखी इस किताब का 14 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। किताब को जल संचयन और संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वालों की हैंडबुक माना जाता है
और आज की मुलाकात बस इतनी ही बात, इतनी ही कहानी, इतनी ही सलाहियत, सब कुछ बाकलम दीपक तेंगुरिया। मैं सिद्धांत तो बस आपके सामने सुनाने, गुनाने, जनाने आ गया। आपकी बातों का, आपकी सलाहों का, शिकायतों का बेसब्री से इंतज़ार। कह डालिए, अब मिलेंगे कल। टाटा।